फिर चैप्टर नेम क्या है हम लोग का? इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? चुनाव। व्हाट इज इलेक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्शन, ठीक है। इसमें से कॉमन शब्द क्या समझा आप लोगों ने? टू चूज आवर, टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये पढ़े हैं ना कल। चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्लियर है? क्या मतलब है इसका? नेता, प्रतिनिधि। अब हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें बेटा ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। मतलब समझते हैं, लोकतंत्र में, इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेते हैं कि बिहार बोर्ड वालों के लिए भी आसान रहेगा और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। क्या होता है भाई डेमोक्रेसी? ये शब्द क्या दिया हुआ है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ भाई? लोकतंत्र। और इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ? महत्वपूर्ण या महत्व। तो पहला लाइन में कह रहा है कि इलेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इलेक्शन फॉर्म्स द बेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर है तो इसका बेस होता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधार है, बेस है क्या? तो इलेक्शन। अब इसको समझ ले, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है। आधार क्या है? तो उस देश का चुनावी प्रक्रिया है। यानी जिस भी देश में चुनाव होता हो और चुनाव से रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव किसी सरकार को क्या करता हो? बनाता हो, ठीक है ना। तो ये किसी भी देश का किसी भी देश में चुनाव होना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो देश किस तरह का देश है? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम। बढ़िया ढंग से बात समझ में आया? So we can say that democratic system is the base of election is the base of a democratic system. किसी भी लोकतांत्रिक देश का आधार क्या होता है? तो उस देश की चुनावी प्रणाली होती है। चुनावी व्यवस्था किसी भी देश के लोकतंत्र का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। पहला लाइन क्लियर हो गया? They give people the power to take part in a governance and influence how the country is run. अब इसमें क्या होता है? जो इलेक्शन होता है इसमें लोगों को, पीपल को कितने तरह के अधिकार मिल जाते हैं? तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब प्रत्यक्ष भागीदार का, प्रत्यक्ष भागीदारी, भागीदारी मतलब हम सीधे सीधे क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किस चीज में? तो दो चीजों में, दो चीजों को हमको करने का अधिकार मिलता है, गारंटी मिलता है। पावर टू टेक द पार्ट इन द गवर्नेंस एंड इन्फ्लुएंस हाउ द कंट्री इज रन। यहां पर किस चीज को पार्ट मिलता है भाई? गवर्नेंस।
गवर्नेंस, है ना, एंड हाउ टू रन गवर्नमेंट। यानी सरकार को चलाने में, गवर्नेंस करने का मतलब क्या होता है, सरकार को देखभाल करने में और सरकार में भाग लेने के लिए, और सरकार को कैसे चलाया जाता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हम क्या हो जाता है, भागीदारी हो जाती है। पहला लाइन क्लियर हो गया? यहां से फिर से समझो, इलेक्शन इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन क्या है, लोकतंत्र का क्या है, ये आधार है। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि पीपुल हैव अ राइट टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन अ गवर्नेंस एंड हाउ टू रन गवर्नमेंट। लोगों को सीधे सीधे भागीदारी मिल जाती है कि सरकार को कैसे चलाया जाए और हमारी क्या उपयोगिता होती है सरकार को चलाने में। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो भाई दो तरह का जब हमको अधिकार मिल गया कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट एंड हाउ टू गवर्न द गवर्नेंस, ठीक है ना, यानी सरकार को कैसे चलाया जाता है और सरकार को चलाने में हमारी क्या उपयोगिता होती है, हमारी क्या भूमिका होती है, यह तय करता है हमारा चुनाव में भागीदार होना। यानी अगर चुनाव में भाग लेते हैं तो हम देश को भी चलाते हैं, देश की सरकार व्यवस्था या सरकारी तंत्र को भी हम चलाने में अपना सीधा क्या करते हैं, योगदान देते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस हो गया किसका, किसका भाई, इलेक्शन का। दूसरा कह रहा है कि चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, हम क्या करते हैं भाई, इलेक्शन में क्या करते हैं भाई, चूज करते हैं, चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। यानी हम प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। इसमें कह रहा है कि इलेक्शंस अलाउ सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ एंड टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, एक ऐसे नेता का चुनाव करते हैं, एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, चूजिंग और रिप्रेजेंटेटिव। क्या करता है वो, जो जिसको हम चुनते हैं वो क्या करता है, उसका पहला काम क्या होता है, मेकिंग लॉ एंड टेकिंग गुड डिसीजन। एक अच्छा क्या करता है, वो निर्णय लेता है और एक अच्छा कानून बनाने के लिए हमारे प्रति, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन मतलब क्या, लोगों के, नागरिकों के हित में वो क्या करता है, अच्छा कानून बनाता है और अच्छा निर्णय लेता है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का हम इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है? इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। पहला इंपॉर्टेंस क्या कर रहा है कि इलेक्शन इज द बेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शन इज द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश का क्या आधार है। पीपुल हैव अ राइट टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस द गवर्नमेंट एंड क्या है, हाउ टू रन द गवर्नमेंट, सरकार को कैसे चलाया जाता है, सरकार की कार्यविधि कैसे चलाई जाती है, चुनाव के माध्यम से नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से क्या मिल जाता है, यह अधिकार मिल जाता है। दूसरा क्या कर रहा है कि चुनाव में भी choosing our representative that making law and taking good decision on behalf of the citizen। ठीक है? एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए अच्छा कानून बनाए, हमारे बिहाफ में बनाए। बिहाफ का मतलब क्या होता है, हमारे पक्ष में बनाए, हमारे सुख दुख का क्या रखे, ख्याल रखे और हमारे लिए अच्छा निर्णय। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि थ्रू वोटिंग पीपुल डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। अब हम जब चुनाव में भाग लेते हैं तो हम तीन तरह की सरकार बनाते हैं।
क्या करते हैं हम? तीन तरह की सरकार बनाते हैं। कल बताए थे नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। उसके बाद कह रहा है कि थ्रू वोटिंग, वोटिंग मतलब, वोटिंग मतलब मत देना, मत देना यानी वोट करना। इसके थ्रू वोटिंग माध्यम, मतलब वोट के माध्यम से, थ्रू वोटिंग people decide who will form the government at the national, state and local level. Who will? Who will make government, ठीक है, on divided by national level, state level और लोकल लेवल। ध्यान से समझिएगा, जब हम अपना मत देते हैं, मत के माध्यम से हम यह डिसाइड करते हैं, हम ये जनता डिसाइड करती है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, राज्य में किसकी सरकार बनेगी, और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट समझते हैं, लोकल लेवल नहीं समझते हैं, इसके अंतर्गत आता है पंचायत, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो गया? म्युनिसिपैलिटीज, तीसरा क्या होगा? म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये लोकल गवर्नमेंट है। जैसे पंचायत में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी का चुनाव करते हैं, वार्ड का चुनाव करते हैं, उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड का चुनाव करते हैं, मेयर का चुनाव करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वार्ड और मेयर का चुनाव करते हैं। तो हमारा मत यह निर्णय लेता है कि केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, स्टेट में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, और लोकल लेवल पर कौन सा हमारा मुखिया, सरपंच, बीडीसी या डीडीसी होगा, यह निर्णय हमारा वोट करता है। यानी मास लेवल पर बड़ी संख्या में जिस दल के लिए या जिस व्यक्ति के लिए हम अपने मत का, हम अपने वोट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उस दल का या उस व्यक्ति का राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनती है, राज्य स्तर पर सरकार बनती है और स्थानीय स्तर पर सरकार। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है कि दिस इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट the will of the people rather than being controlled by the small group or imposed authority. इसमें कह रहा है कि दिस इंश्योर, ये इलेक्शन इंश्योर करता है, इंश्योर मतलब प्रूफ करता है, साबित करता है, दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल मतलब ये जो सरकार काम करेगी वो लोगों के हित में काम करेगी, लोगों के पक्ष में काम करेगी, rather than the being controlled by the small group। यहां पर छोटे व्यवस्था का शासन नहीं होगा, या किसी लालची इंसान का शासन नहीं होगा, या खुदगर्ज इंसान का शासन नहीं होगा। यहां पर जो शासन होगा वो लोगों के सुख दुख, लाभ हानि का ध्यान में रखते हुए सरकार क्या की जाएगी? बनाई जाएगी। These are the importance of election in a democracy। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, what are the importance of election in democracy? What are the importance of election in democracy? Write fast. What are the importance of election in democracy? What are the importance of election in democracy? तीनों चारों पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, What are the importance of election in a democratic country? क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्या भाई?
इंश्योरिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। राजनीतिक समानता को बढ़ाना। अब एक शब्द है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी, वो इंश्योर करता है, इधर ध्यान दो जरा सा। पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करने का मतलब राजनीतिक रूप से जो भी अधिकार मिले हुए हैं, कहां पर, किस देश में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, है ना। तो राजनीतिक रूप से जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, है ना, हर जाति को, हर धर्म को, हर जेंडर को यानी लिंग को, पुरुष हो या महिला हो, सबको एक समान से मिला हुआ है। ऐसा नहीं किया गया है कि पुरुष को दिया गया, महिला को नहीं दिया गया, बूढ़े को दिया गया, बच्चे को नहीं दिया गया, है ना। ये राजनीतिक अधिकार कहते हैं, इसको पॉलिटिकल इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, राजनीतिक समानता के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजनीतिक समानता को इंश्योर करता है, इंश्योर मतलब सबको उपलब्ध कराता है, इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये दूसरा हमारा टॉपिक है, इसको समझना है, इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है। देखते हैं इसको। इलेक्शन इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी बाय गिविंग एवरी एडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट। एवरी एडल्ट सिटीजन, एडल्ट सिटीजन किसको कहते हैं, एडल्ट सिटीजन किसको कहते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, वयस्क नागरिक। किसको कहते हैं, जिसकी आयु सीमा क्या हो जाए, 18 ईयर और एबव हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, यानी 18 वर्ष के उम्र या उससे अधिक के उम्र के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता है, लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो, अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, गरीब हो, मीडियम हो, मध्यम हो, पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो या महिला, ठीक है, सबको, जिसकी उम्र क्या हो गई, 18 वर्ष हो गई, उसको लोकतांत्रिक देशों में पॉलिटिकल राइट्स क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। यानी ये सभी लोग अपने मत का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए। पीछे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, अभी जस्ट टॉपिक आया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। तो हम अपने नागरिक का चुनाव इसलिए करेंगे ताकि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर निर्णय ले, हमारे लिए बेहतर से बेहतर कानून बनाए, हमारे पक्ष में वो क्या करे, डिसीजन ले। इसके लिए हर 18 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी धर्म, सभी जाति, ठीक है ना, सभी लिंग के लोगों को क्या है, यह अधिकार प्राप्त है, जिसको हम पॉलिटिकल इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। ईच पर्सन गेट वन वोट, इसको कहते हैं वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड वन क्या है भाई, ईच पर्सन वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। हर व्यक्ति का क्या है, एक वोट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, ठीक है, जिसकी उम्र क्या हो,
18 वर्ष से ऊपर हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, सबके वोट का वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा, 1। सबका एक वोट होता है और सबके वोट का मूल्य भी क्या होगा? एक ही होगा। वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ और एजुकेटेड, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, धनवान हो, बिना धन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी भाषा का हो, सबके वोट का वैल्यू क्या होता है? सबके पास एक वोट होते हैं और सबके वोट का वैल्यू क्या होता है? यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना वोट देंगे तो उनका भी वोट कितना काउंट होगा? एक ही काउंट होगा। एक रिक्शा चलाने वाला, कबाड़ी वाला भी अपना वोट देगा तो उसका भी वोट एक ही काउंट होगा। यानी ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को क्या करता है? बढ़ावा देता है। सिर्फ कहां पर? सिर्फ किस तरह के देश में? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, समझ लेना, जैसे भारत देश है जहां पर सभी के मत का वैल्यू क्या है? एक है। सबके पास एक ही वोट है। हम 2 वोट नहीं मार सकते, 3 वोट नहीं मार सकते, वो हमारा अधिकार नहीं है। एक वोट मारने का हमारा, एक व्यक्ति एक वोट मारने का अधिकार है और सबके वोट का वैल्यू क्या है? एक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्व के देश हैं जहां पर वहां के लोगों के वोट देने का वैल्यू क्या है? दूसरे देश के लोग, अगर दूसरे देश के लोग जाकर के वहां पर क्या है भाई, एनआरआई है, बसे हुए हैं, रह रहे हैं, तो उनके वोट का वैल्यू अगर आधा है तो वहां के लोगों के वोट का वैल्यू 1 है। यानी इंडिया से अगर इस्टोनिया में जाकर के कोई बसा हुआ है तो उसके वोट का वैल्यू अगर 1 है तो इस्टोनिया के मूल जो निवासी उनके वोट का वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो खास तौर पर लोकतांत्रिक देश होगा और जहां पर खास तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्या की जाती होगी? चुनाव कराई जाती होगी। उन देशों में सबके वोट का वैल्यू क्या है? 1 है और उसका मोल भी क्या है? 1 है और वोट भी क्या है? 1 है। क्लियर हो गया? द सिस्टम इज नोन एज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। इसको हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क हो गया ना, जिसकी आयु क्या होगी? 18 वर्ष हो गए। और मताधिकार और सबके वोट का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ये याद रखेंगे। इसको कहते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस? देखिए, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस? वयस्क मताधिकार क्या है? फ्रेंचाइजेस हो गया। एंड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और भारत में यही लोकतंत्र की क्या है भाई? मुख्य विशेषता भी मानी जाती है कि हमारे देश के कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पंथ, कोई भी समुदाय, कोई भी लिंग के लोग हो, उनके वोट क्या है? हर लोगों का वोट 1 है और उनके वोट का वैल्यू भी क्या है? 1 है। अब होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इस टॉपिक को समझिए। होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल सब समझते हैं। अकाउंटेबल नहीं समझते? एक अलग शब्द लिख दे तो एंसरेबल।
ये समझते हैं? हिंदी लिख दे तो उत्तरदायी, ये समझते हैं? तो होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जो सरकार होती है उसके साथ 3 शब्द लगता है। कोई भी सरकार क्या होती है? अकाउंटेबल होती है, पहला, ये पहला वर्ड हो गया। दूसरा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अकाउंटेबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया और आंसरेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? इलेक्शन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। इलेक्शन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी जो चुनाव है उन लोगों के लिए क्या हो जाता है? उत्तरदायी हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड मस्ट फेस द वोटर्स अगेन आफ्टर देयर टर्म इन। इलेक्शन कितने सालों के लिए होता है भाई? फिक्स पीरियड है, फिक्स पीरियड यानी सीमित सीमा। सीमित सीमा का मतलब क्या हुआ? एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? जनरल इलेक्शन। बताए थे, इसको आम चुनाव कहा जाता है। और ये चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। कल बताया थे इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो चुनाव कितने सालों पर होते हैं? 6 सालों पर होते हैं। कोई कोई उसमें से पद है जिसके लिए 2 साल पर भी चुनाव होते हैं। ठीक है, किसी को कोई कोई ऐसा पद है जिसके लिए 4 सालों के लिए भी क्या होता है? चुनाव होते हैं। अब कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर द फिक्स पीरियड एंड मस्ट फेस द वोटर्स अगेन आफ्टर देयर टर्म इन। 5 साल तक ये रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। 5 साल के बाद फिर इनका टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिर ये हमारे हाथ में हाथ जोड़ करके अपने लिए वोट मांगने आ जाएंगे। अब बताओ कि 5 साल में हमने, देखो ये एक्चुअली काम किसका है? देश को चलाना भी पड़ेगा, पहले वाले टॉपिक में ना, कि हमारा डायरेक्ट भागीदारी होता है किस चीज के लिए? सरकार को चलाने के लिए। ये काम किसका है? एक्चुअली दिस वर्क इज रिलेटेड विद द सिटीजन। ये है किसका काम? हमारा काम। किस चीज को चलाना? देश को चलाना। लेकिन देश को चलाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा? सुबह शाम एक के बाद मीटिंग करना पड़ेगा। एक बार सुबह में मीटिंग कर लेंगे तो दिन सारा दिन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इसकी बात को हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। और एक बार शाम को मीटिंग करनी पड़ेगी जिससे ये हम पता कर सकते हैं कि रात भर की व्यवस्था कैसे चले। लेकिन एक बात बताओ, पूरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा जगह है जहां पर पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ रोज सुबह और शाम क्या होंगे? इकट्ठा होंगे? नहीं संभव है, संभव नहीं। इसके लिए जो अपना हेडक है हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए, घर व्यवस्था को चलाने के लिए संसाधन को क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। राजनीति करना और देश को चलाने का अनुभव हमारे पास नहीं है। इसलिए ये जो अनुभव है, ये जो काम है, हम इलेक्शन के माध्यम से किसी दूसरे को क्या करते हैं? सुपुर्द कर देते हैं कि भैया ये काम हमारा है, लेकिन इस काम को करने के लिए मैं तुमको अपनी जिम्मेवारी क्या कर रहा हूं? सौंप रहा हूं। लेकिन ये जिम्मेवारी कितने सालों तक सौंपी जा रही है? तो फिक्स्ड पीरियड यानी 5 सालों तक सौंपी जा रही है। 5 साल में अगर तुम हमारे पक्ष में, तुम अगर हमारे हित में अच्छा निर्णय नहीं लेते हो, अच्छा कानून नहीं बनाते हो, अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, तो फिर अगले 5 साल में हम तुमको मौका नहीं देंगे। एक्चुअली ये काम जो है रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम चुनते हैं उसका नहीं है। है किसका काम? ये उस देश के सभी नागरिकों का। लेकिन हर कोई हर क्षेत्र में माहिर नहीं हो सकता है, मास्टर नहीं हो सकता है, उपलब्धियां नहीं हासिल कर सकता है, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह जिम्मेवारी हम लोगों ने किसको ऊपर दे दिया है? रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर दे दिया है कि देश को चलाओ, देश की शासन व्यवस्था को बढ़िया रखो,
देश के नागरिकों के लिए, राज्य के नागरिकों के हित में क्या करो, बढ़िया बढ़िया फैसला लो। अगर तुम इसमें असफल हुए तो अगले 5 साल में फिर तुमको मौका नहीं देंगे। इसलिए फिक्स पीरियड में जब भी इनका क्या होता है, पीरियड एंड होता है, यानी एवरी 5 ईयर के बाद इनका समय काल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर ये हमारे बीच में हाथ जोड़ करके अपने लिए वोट मांगते हैं और अपने किए गए कार्यों की उपलब्धियों को क्या करते हैं, गिनवाते हैं कि भैया हमने रोड बनवाया, सड़क बनवाया, बिजली दी, पानी दी, है ना। हम अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को क्या रखे, दुरुस्त रखे। हमारा क्षेत्र लगातार क्या हो रहा है, हमारे आने के बाद आपने हम पर जो जिम्मेवारी दी है उसके बाद से हमारा क्षेत्र लगातार क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। जनता के हित में हमने अच्छा अच्छे क्या किया, निर्णय लिए हैं। इसलिए दोबारा हमें मौका दीजिए। अगर जनता इन सारी चीजों से खुश रहती है तो अगेन वी कैन गिव द चांस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, अदरवाइज वी विल किक देम आउट। तो हम क्या करेंगे, उनको बाहर खदेड़ देंगे। हाउ विल चूज द न्यू रिप्रेजेंटेटिव, हम नए रिप्रेजेंटेटिव का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। क्लियर हुआ, समझना की बात। If people are not satisfied लिखा हुआ है, अगर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं with their work, चुने गए नेताओं से अगर हम संतुष्ट नहीं है, they can remove them from the power through election। हम क्या कर सकते हैं, चुनाव के माध्यम से पुनः उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसके जगह पर कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी पार्टी का हम क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इनेबलिंग पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर। इनेबलिंग पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब सत्ता का हस्तांतरण बढ़िया ढंग से करना। सत्ता, मान लो कि अभी सत्ता बीजेपी की है, कांग्रेस की रहेगी, एलजेपी की रहेगी, या अलग अलग राजनीतिक दल के रहेंगे और ये अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति के हाथों में रहेंगे। ट्रांसफर होता है ये, जब आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद ये बीजेपी से सत्ता किसके हाथों में आ जाएगी, कांग्रेस के हाथों में। कांग्रेस के हाथों से किसमें आ जाएगी, एलजेपी के हाथों में, आरजेडी के हाथों में। ये तो पार्टी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो हमेशा सत्ता क्या होती रहती है, हस्तांतरित होती रहती है, एक राजनीतिक दलों से दूसरे राजनीतिक दलों में, दूसरे राजनीतिक दलों से तीसरे राजनीतिक दलों में। अगर ये राजनीतिक दल बढ़िया ढंग से काम करते रहते हैं, जैसे मोदी जी 3 बार से टेंचर में है ना, 3 बार से क्या हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 14 से 19 तक, फिर 19 से 25 तक, 24 तक, 25 तक बना रहा है। इसके बाद से फिर क्या है, सरकार में है, तो 3 बार बने, यानी ये बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। तो लोगों का, जनता के इन पर क्या है, भरोसा है, विश्वास है। पावर अभी ट्रांसफर दूसरे पार्टी के हाथों में नहीं हो रही है, एक व्यक्ति के हाथों में। जनता क्या सेटिस्फाइड है इनके कार्यकाल से, इनके द्वारा लिए गए विदेशी नीतियों के डिसीजन से, देश की जनता के डिसीजन से लोग संतुष्ट है। तो इनका ट्रांसफर अभी पावर का आने का समय नहीं। इलेक्शन अलाउ फॉर अ पीसफुली चेंज ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शन अलाउ अ पीसफुली चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यानी चुनाव के माध्यम से हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को क्या करते हैं, बदल देते हैं, है ना। अगर कोई सरकार 2 साल, दो टर्म तक, 3 टर्म तक क्या कर रही, काम करती है, और वही सरकार क्या होती है, बनी रहती है, वही चेहरे बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वही चेहरे बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी उसके कार्यकाल से, उसके द्वारा लिए गए निर्णय से, उसके द्वारा किए गए कार्यों से उस देश की जनता या उस राज्य की जनता संतुष्ट है, तो बार बार उसको क्या कर रही है, मौका दे रही। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम सरकार को भी क्या करते हैं, आसानी से, शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसमें कोई वायलेंस नहीं होता है। क्लियर हुआ। When a ruling party lose an election, it's hand over a power to the new government without conflict। अगर सरकार, रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं भाई, रूलिंग पार्टी समझिए, रूलिंग पार्टी
सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल, इसको हिंदी में नहीं समझ पाओगे। सत्तारूढ़ का मतलब जो सरकार, जो पार्टी अभी सरकार चला रही है उसको क्या कहेंगे हम? रूलिंग पार्टी। रूल करना, रूल मतलब शासन करना, है ना। रूल मतलब शासन, और दल मतलब दल, पार्टी मतलब दल, यानी वैसा दल जो अभी करंट में क्या कर रही है, हम पर शासन कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी कहेंगे। तो जब ये चुनाव क्या हो जाते हैं? लूज कर जाते हैं, चुनाव ये हार जाते हैं, तो दूसरा पार्टी चुनाव जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा, या अच्छा काम किए होंगे तो वही पार्टी क्या हो जाएगी? कंटिन्यू। अभी बताए हैं, नरेंद्र मोदी कंटिन्यू किए, आदित्यनाथ योगी कंटिन्यू किए हैं, तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। अगर अच्छा काम किए होंगे तो 29 में फिर से क्या हो जाएगा भाई, है ना, 27 में फिर से क्या होगा? चुनाव होगा और उनको लोग चुनेगा। उत्तर प्रदेश में अगर बढ़िया ढंग से काम किए होंगे तो क्लियर है। अगर नहीं जाते हैं, ममता बनर्जी देख लो, वेस्ट बंगाल अभी हाल फिलहाल का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तृणमूल कांग्रेस जो उनकी पार्टी थी वो चुनाव हार गई, उसके जगह पे कौन सी पार्टी आ गई थी? बीजेपी आ गई। यानी ममता बनर्जी के शासनकाल से, 15 वर्ष के शासनकाल से वहां के लोग संतुष्ट नहीं थे। क्या किया लोगों ने? ट्रांसफर कर दिया, पावर को क्या कर दिया? एक पार्टी से लेकर के और दूसरे पार्टी को दे दिया। अब बीजेपी क्या करेगी भाई? सरकार चलाएगी, बीजेपी के भी कार्यकाल को वहां के लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि कैसे शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है, कैसे हमारे हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, कितना हद तक हमारा विकास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बिजली, नली, सड़क, गली, शिक्षा, चिकित्सा, है ना, राशन पानी, ये सब कुछ हमको सरकार समुचित ढंग से उपलब्ध करा पा रही है या नहीं करा पा रही है, इसका भी हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। ठीक है। अगर ये सारे कार्यों में सरकार क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। इफ गवर्नमेंट बिकम फेल्यूर टू सेटिस्फाई द सिटीजन ऑफ द नेशन और द सिटीजन ऑफ द स्टेट और द सिटीजन ऑफ द लोकल बॉडीज, then the power transfer from one party to another party or one person to another. Clear हुआ? When a ruling party lose an election, ruling party, अभी रूलिंग पार्टी समझाएं, अगर चुनाव क्या हो जाती है? ये हार जाती है। लूज इलेक्शन का मतलब चुनाव हार जाना। इट्स हैंड ओवर द पावर टू द न्यू गवर्नमेंट विदाउट कंफ्लिक्ट। तुम आगे आने वाली नई सरकार को ये पावर क्या कर देते हैं? बिना किसी विवाद का ट्रांसफर कर देते हैं। भैया कि जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया, जनता के अपेक्षाओं पर हम खरा नहीं उतर पाए, तो हम जनता के लिए अच्छे नहीं है, जनता ने हमको नकार दिया, खदेड़ दिया, अब ये पावर आप ले लो और सरकार को क्या करो? चलाओ। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता है। This helps maintain a political stability and avoid violence or unrest. इससे क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है ना, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रमोटिंग अ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।